नमस्कार। आज मैं आपको एक और ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जिस घटना को लेकर कानून व्यवस्था की समस्या लखनऊ में उत्पन्न हुई थी। मैं एसपी सिटी लखनऊ था उस समय। तालकटोरा थाना है एक लखनऊ में। वहाँ एक मोहल्ला है भपटा मऊ, आंशिक ग्रामीण आंशिक शहरी मोहल्ला है ये। भपटा मऊ के निवासी थे एक शकील मियाँ। शकील सऊदी अरेबिया में नौकरी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी जब से वो वहाँ नौकरी कर रहे थे। चूँकि वो बाहर रहते थे तो उनकी पत्नी गढ़ी कनौरा में, जो आलमबाग थाना क्षेत्र में है, वहाँ अपने मायके में, उनके पिताजी का नाम अयूब खान था, मोहम्मद अयूब था, उनके यहाँ रहा करती थी। उनका एक 6 वर्षीय पुत्र भी था, नबील। मोहल्ले की लड़की का वो बच्चा था, बहुत दुलारा था और मोहल्ले के लड़के सब नबील की माँ को बहन कहते थे और मोहल्ले के लड़कों का आना जाना भी बहुत था। इन्हीं लड़कों में सलीम और अकरम नाम के भी 2 लोग थे जिसको नबील मामा कहता था और वो नबील की माँ से घुले मिले थे। अयूब और उनके लड़के कय्यूम के यहाँ वो बराबर आते जाते थे। वहीं गढ़ी कनौरा में ही इंदल होटल के पीछे सलीम रहने वाला था। घर में आते जाते समय उनको ये किस्से कहानी घर वाले यानी नबील के नाना और मामा बताया करते थे कि किस तरह से किस सेठ के यहाँ काम करते थे शकील, और वो इतना पैसा देता था, उतना पैसा देता था, ये फ्लैट ख़रीदा, वो फ्लैट ख़रीदा, इस तरह की बात किया करते थे। जिसकी वजह से सलीम और अकरम को ये भान हुआ, ये उनको ज्ञात हुआ या उनके दिमाग में आया कि शकील के पास बहुत पैसा है। ये छोटा मोटा काम करते थे। अकरम वायरिंग का काम करता था। सलीम भी इसी तरह का छोटा मोटा काम करता था। इन लोगों ने एक दिन बैठ के ये प्लान बनाया कि अगर नबील की किडनैपिंग कर ली जाए तो हम माला माल हो जाएंगे और हम भी कुछ दिन के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। इसको बस अलग करना है अपने माँ बाप से, और बाप के पास पैसा है, पैसा तुरंत वो दे देगा, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की डीलिंग हम लोग कर लेंगे और हम आराम से ये पैसा उससे ले भी लेंगे। वहीं एहतशाम था बगल में उसी के, जो बच्चों को पढ़ाया वढ़ाया करता था, टीचर था, ट्यूशन करता था, मोबाइल फ़ोन की बड़ी अच्छी जानकारी थी। उसी से उसने ये सुना था कि कैसे सिम बदलते हैं, क्या करते हैं, वो सारा ज्ञान उन लोगों ने आपस में बांटा और तय किया कि अब इस बच्चे को हम लोग ले चलते हैं और 1-2 दिन में ही हमें पैसा मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा और पैसा लेके हमारी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इन लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ये बच्चा खेलने कहाँ जाता है जहाँ हम इसे आराम से उठा सकते हैं। लालच देकर अगर इसे ले जाएंगे, टॉफ़ी, चॉकलेट, खेल या और कोई लालच देके ले जाएंगे तो घर वालों को ये पता होगा कि ये लोग इन लोगों के साथ गया, तो फिर पुलिस सख्ती करेगी, पूछताछ करेगी और हमारी बात खुल जाएगी। इन्होंने ये देखा कि पिछले 1 हफ्ते से ये लड़का उम्मीद अली के घर कैरम खेलने जाता है। वहाँ भी बच्चे इसी उम्र के 6-7 साल 8 साल के थे और कैरम उनके यहाँ खेला जाता था। कैरम सीखने भी जाता है, खेलने भी जाता है। दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे ये लोग अपना दूर से बैठ के वॉच कर रहे थे। नबील उम्मीद अली के घर कैरम खेलने गया। ये दोनों ही पीछे पीछे वहाँ चले गए
इन्होंने वहाँ लोकल फार्मासिस्ट के यहाँ से क्लोरोफॉर्म हासिल कर लिया था। एक छोटी शीशी में क्लोरोफॉर्म इन्होंने जो आई ड्रॉप वाली छोटी शीशी होती है उसमें क्लोरोफॉर्म हासिल कर लिया था। जेब में क्लोरोफॉर्म रखे हुए थे कि अगर कहीं चेकिंग में या कहीं पकड़े गए तो आई ड्रॉप उसमें लिखा रहता है, तो किसी को ये शंका नहीं होगी कि इसमें क्लोरोफॉर्म है। रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के और उसे सुंघाने की बात इन लोगों ने तय की थी। करीब 1 घंटे बाद नबील कैरम खेल के जैसे ही बाहर निकला, ये दोनों एकदम उस से 10 कदम की दूरी पर जाके खड़े हो गए। नबील आ रहा था। सलीम ने पूछा, क्या हुआ नबील, आज हारे कि जीते? तो उसने कहा, अरे मामा अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। ये बात हो ही रही थी कि पीछे से अकरम ने रुमाल में उस आई ड्रॉप की शीशी में जो भी क्लोरोफॉर्म था वो गिरा के इसके नाक पे लगा दिया। ये लोग एक रिक्शा भी लिए हुए थे। उस रिक्शे पे तुरंत बैठ के पास में ही इसका घर था, सलीम का। घर में ले गए। 500 लीटर की जो ऊपर टंकी रखी जाती है, जिसको सामान्य भाषा में सिंटेक्स की टंकी कहते हैं। अब तो बहुत तमाम ढेर सारी कंपनियों की टंकियाँ होती, बट उस समय उसे सिंटेक्स की टंकी, चाहे जिस कंपनी को कहते उसे सिंटेक्स की टंकी थी। 500 लीटर की सिंटेक्स की टंकी में उसे डाल दिया नबील को। रिक्शे पे, जो पीछे जिसमें जगह होती है, रिक्शे पे सलीम ने रिक्शा चलाया। अकरम पीछे टंकी के पास बैठ गया और ये वहाँ से आलमबाग में शाही मस्जिद के पास एक दूसरा मकान था सलीम का, वहाँ इसको ले जाकर टंकी इन्होंने घर के भीतर रख दी। जैसे ही भीतर ले गए तो उन्होंने कहा, अब इसको निकाल के कुछ खाना पीना खिलाओ और उसके बाद फिर एहतशाम के यहाँ चलेंगे। 1-2 दिन आराम से पहले देखेंगे पुलिस कहाँ कहाँ पहुँचती है, हम लोगों तक पुलिस पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, उसके बाद पैसा मांगने का काम करेंगे। कमरे में जब नबील को उस टंकी के बाहर निकाला इन लोगों ने, तो ये देखा कि वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। पानी उसके चेहरे पे डाला, बड़ी कोशिश की, फिर जो भी अपना देसी तरीका इनकी समझ में आया ये देखने का कि ये ज़िंदा है कि मर गया। थोड़ी देर में 15-20 मिनट बाद पसीने पसीने हो गए दोनों और ये देखा कि नबील तो मर चुका है। 2 वजह हो सकती थी, या तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक हो गई, इन्हें मात्रा का अंदाज़ा नहीं था कि 6 वर्ष के बच्चे को कितने क्लोरोफॉर्म में बेहोशी आएगी। दूसरा ये कि इन्होंने टंकी में ऊपर से ढक्कन भी बंद कर दिया था। अगर क्लोरोफॉर्म की मात्रा भी सही होगी तो दम घुटने से बच्चे की, नबील की मौत हो गई। रात होने का इंतज़ार किया इन्होंने। बगल में एक खाली प्लॉट था। सलीम बाज़ार से एक फावड़ा और कुदाल खरीद के ले आए। रात में 11-11:30 बजे उस खाली प्लॉट में एक गड्ढा खोदा, करीब 3-3.5 फीट गहरा गड्ढा खोद के, और अकरम बाहर सड़क पर ये देखता रहा कि कभी किसी टाइम ऐसा मिले जब कोई गाड़ी या कोई पड़ोसी या कोई व्यक्ति न देख रहा हो और इस लड़के को उस गड्ढे में दफना दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही। जब एकदम रात का अंधेरा हो गया, बल्कि एक स्ट्रीट लाइट उसमें जल रही थी उसके गड्ढे के सामने, उस प्लॉट के सामने जहाँ इन्होंने गड्ढा किया था, तो खाली रास्ता देख के या लोगों का आना जाना जिस समय बिल्कुल बंद था, पत्थर मार के उस स्ट्रीट लाइट को भी इन्होंने तोड़ दिया ताकि प्लॉट में क्या हो रहा है या घर से लेके और प्लॉट तक उसकी लाश को लेके जाना है तो कोई देख न ले। सलीम 12:30-1 बजे के आसपास बच्चे को उठा के ले आया और जल्दी जल्दी इन्होंने उस गड्ढे में डाल के और ऊपर से मिट्टी दबा दी।
सवेरे किसी पड़ोसी ने पूछा भी सलीम से कि भाई ये कोई गड्ढा खोदा है। उसने कहा, अरे साहब इसमें वो जो बिजली की अर्थिंग होती है, हमारे यहाँ अर्थिंग नहीं लगी थी, तो अर्थिंग के लिए मिस्त्री ने बताया था, तो अर्थिंग इसमें लगाई गई है, इसमें कोयला चूना जो भी पड़ता है उसमें। वो उसके लिए तैयार थे, कोई पूछेगा उसको बता देंगे कि अर्थिंग के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। ये प्लॉट कल को अगर किसी को देंगे या कोई आएगा तो अर्थिंग हम फिर घर के भीतर लगवा लेंगे। इस बीच में जब शाम हो गई तो नबील की माँ, उसके मामा और उसके नाना ये सब परेशान हो गए। इसी बीच में फ़ोन करके उसके पिता शकील को भी भपटा मऊ से बुला लिया गया। उसने भी काफ़ी ढूंढा लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैसा मैंने बताया था कि मोहल्ले का लाडला था, 6 वर्ष का था, घूमता टहलता रहता था, सारे बच्चों के साथ खेलता था। सब लोग इकट्ठा होके आलमबाग थाने गए। आलमबाग थाने में लड़की के पिता ने, शकील ने, एक रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की कि मेरा बेटा नबील, उम्र 6 वर्ष, 11:30 बजे घर से निकला था। हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसे, उसका कुछ पता नहीं है। उन्होंने ये भी लिखाया कि वो नीले रंग की पैंट और सफ़ेद काले रंग की चेक शर्ट पहने हुए है। हुलिया लिखाया, जो भी हुलिया था बच्चे का वो पूरा हुलिया लिखाया। इंस्पेक्टर वहाँ से गए, उन्होंने तमाम पूछताछ की। सभी ने बताया कि हाँ सब, किसी ने बताया 11 बजे देखा, किसी ने 11:30 बजे देखा। लेकिन उम्मीद अली ने ये नहीं बताया कि ये उसके यहाँ कैरम खेलने आया था। 2-3 दिन तक, अच्छा देखिए सिफत ये कि ये दोनों ही, अकरम और सलीम, दोनों ही मोहल्ले वालों के साथ थाने पे भी गए थे। थाने पे रिपोर्ट लिखाते समय ये भी मौजूद थे साथ साथ। इंस्पेक्टर आलमबाग जब मौके पर जांच करने आए तो भी ये दोनों साथ साथ थे। इधर से गया था, उधर से गया था, सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उस समय इनका रिएक्शन कोई ऐसा नहीं था कि पुलिस अफसर उसको अलग से पॉइंट आउट कर सके। जैसे बाकी लोगों को था वैसे ही था। 4 दिन बाद शकील के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं मुख्तार शेख दुबई से बोल रहा हूँ और तुम्हारा बच्चा हमारे गैंग के पास है। 5 लाख रियाल का इंतज़ाम कर लो वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये सुन के शकील और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी रोने लगी। मुख्तार शेख नाम बताने वाले उस शख्स ने ये भी बताया कि अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारा बच्चा किसी कीमत पे हमें नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिल सकता है, हम उसको मार देंगे और ऐसा मार देंगे तुम्हें लाश भी कभी नहीं मिलेगी। जैसे साइकोलॉजिकली लोग बच्चों के माँ बाप को डराते हैं, अपराधी डराते हैं, ताकि पुलिस के पास न जाएं, ये पुलिस कुछ प्रयास न करे, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए और हम इनसे पैसा वसूल लें। लेकिन मोहल्ले के बड़े बुज़ुर्गों ने, लड़के के पिता शकील ने रात में डिसाइड किया कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और उसे इस 5 लाख वाली बात बताएंगे। चूँकि ये फ़ोन लैंडलाइन पे आया था, शकील मियाँ के पास उनका अपना लैंडलाइन का फ़ोन था, ये बात सलीम और अकरम ने एहतशाम से पूछ ली थी कि फ़ोन कैसे किया जाए कि पुलिस वाले उस नंबर का पता न करें, न पता कर पाएँ। तो उसने कहा कि देखिए फ़ोन आप लोकल करेंगे, एसटीडी कहीं से करेंगे तो पुलिस एसटीडी कॉल तो ट्रेस कर लेगी, लेकिन लोकल फ़ोन का कोई कॉल का हिसाब लैंडलाइन का नहीं मिलता है। मोबाइल से करोगे तो पकड़े जाओगे, शकील की मोबाइल पर करोगे तो पकड़े जाओगे। इसीलिए इन लोगों ने लैंडलाइन पे उनको किसी पीसीओ से फ़ोन किया।
ये सुबह शकील मेरे कार्यालय आ गए, उनके साथ बहुत से लोग थे और सलीम और अकरम भी साथ में थे। और वहाँ उन्होंने ये बताया कि साहब ऐसे ऐसे हमारे पास मुख्तार शेख नाम के आदमी का फ़ोन आया है और 5 लाख रियाल वो फिरौती के मांग रहा है और किसी तरह हमारे बच्चे को बचा लीजिए। 5 लाख रियाल हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इनको थोड़ा बहुत पैसा भी दे सकें। 10-20 हज़ार की बात होती तो हम दे देते, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। उनसे कहा गया ठीक है, आप घर पे रहिए, अभी हमारी टीम जाती है। मैं चूँकि एसटीएफ से आया था तो एक छोटी सी टीम सर्विलांस की, एसपी सिटी का जो ऑफिस था हज़रतगंज में, उसके पीछे एक बड़ा सा हॉल था, मीटिंग हॉल जिसको कहते हैं, वहाँ पर बना रखा था। और 2 ही 3-4 लड़के थे उसमें, सिपाही थे जो उसमें नंबर्स का काम वो देखते थे कि किस नंबर से आया, कहाँ से आया। चूँकि वो मेरे साथ एसटीएफ में भी रहे थे तो वो मोबाइल फ़ोन कंपनियों में जाके सीडीआर निकलवाना ये सब भी काम करते थे। मैंने उन दोनों तीनों को रवाना किया और उनसे ये कहा कि आप अकेले में जाके लड़के के फादर से बात करिए, नंबर के बारे में कोशिश करिए जानने की, कॉलर आईडी उसके लैंडलाइन फ़ोन पे लगाइए और उनसे कहिए कि इसकी जानकारी किसी को ना हो। और इस बीच में जो जीएम हैं बीएसएनएल के, उनको भी एक पत्र लिख दिया गया कि साहब ये जो नंबर है इसकी पैरेलल पे लिसनिंग की व्यवस्था कराई जाए। एसएसपी साहब के माध्यम से ये पत्र भी उनको भेज दिया गया। पूरी टीम वहाँ गई। हमारी टीम में एक नवयुवक भी था, उस समय कांस्टेबल था, असलमुद्दीन उसका नाम था। उसको भेजा गया कि आप अपनी तरह से बात करिए, बीइंग अ मुस्लिम आप हर तरह से उनसे बात करिए, बस कोशिश ये करिए कि हम क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी सिवा शकील के किसी और के पास ना हो। पूरी टीम गई, सब लोगों ने अलग कमरा बंद करके, और जिस समय ये बात भीतर चल रही थी उस समय सलीम और अकरम दोनों मौजूद थे, लेकिन वो घर के बाहर थे, किसी को अलाउ नहीं किया था, उन्होंने घर वालों को भी अलाउ नहीं किया था। और उनसे कहा कि देखो हम इसमें कॉलर आईडी लगा देंगे, लेकिन इसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। पैरेलल में करके वहाँ एक छोटे से बॉक्स के भीतर कॉलर आईडी लगा दी गई और उस पर CLI एक्टिवेट करने के लिए टेलीफोन विभाग को लिख दिया गया कि कहीं से फ़ोन आएगा तो इसकी जानकारी हमें हो जाएगी कि ये फ़ोन कहाँ से आया था। ये बात हो गई वहाँ पे। बाहर निकलते ही ये इन दोनों ने, इनके साथ सैकड़ों लोग वहाँ थे कि साहब क्या हुआ, क्यों नहीं बरामद हुआ अभी तक, क्या कर रहे हैं आप लोग, पुलिस कुछ नहीं करती। जो पुलिस पर सामान्य आरोप लगाए जाते हैं वो आरोप लगाना भीड़ ने शुरू कर दिया। शकील बाहर निकल के आए, नबील के फादर, उन्होंने बताया कि नहीं ये लोग काम कर रहे हैं, इनको काम करने का मौका दिया जाए और कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तब हम लोग फिर एक बार चलेंगे और डीजी साहब के यहाँ चलेंगे, सभी अधिकारी यहाँ बैठते हैं उनके यहाँ चलेंगे, अभी इनको काम करने का मौका दिया जाए। सलीम और अकरम का भी दिमाग ठनका कि कोई ऐसी बात है जो शकील नहीं बता रहे हैं। उन्होंने नबील की माँ से संपर्क किया कि पता नहीं कोई बात, लगता है पता लग गई है पुलिस वालों को, और शकील से अकेले में बात कर रहे थे वो, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो नबील की माँ ने फिर नबील के फादर यानी शकील से अकेले में जाके पूछताछ की। शकील ने थोड़ा सब्र का परिचय दिया और ये कहा कि नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, वो टेलीफोन के बारे में जानना चाह रहे थे कि फ़ोन कहाँ से आया था, कैसे आया था, और वो अब अच्छी तरह से निगाह रखेंगे आने जाने वालों पे। और उन्होंने ये कहा है कि ये बात किसी को बताई नहीं जाए, लेकिन अब तुम पूछ रही हो तो तुमको हम बता रहे हैं। ये कह के उन्होंने बात टाल दी। न तो शकील ने ये बताया कि हमारे यहाँ एक छोटा इंस्ट्रूमेंट जिसे कॉलर आईडी कहते हैं वो लगाया है, और न ही ये कि नंबर जो है आपके कौन नंबर करेगा हम इसका पता लगा लेंगे।
लेकिन ये दोनों बेचैन थे। 3 दिन तक वो पुलिस की बात पे पुलिस की जो मूवमेंट है उस पर निगाह रखते रहे। इस बीच में कई बार एसओजी के इंचार्ज भी आए, इंस्पेक्टर भी आए ये देखने के लिए, क्योंकि एक कॉमन एसओपी होती है कि पुलिस को पीड़ित परिवार के साथ हमेशा रहना चाहिए और उनको तरह तरह की शंकाएं होती हैं, उस शंका का निवारण करना चाहिए। जैसे किसी ने आके बताया कि साहब मैंने फलां मौलवी से या पंडित से ये विचार कराया है कि वो घर के पूरब 2 किलोमीटर पर एक पेड़ के नीचे है। अब किसी ने बताया तो वो फ़ौरन पुलिस के साहब वो किसी ने बताया है 2 किलोमीटर पर हमें देखना है। पुलिस उनको गाड़ी में बिठा के ले गई 2 किलोमीटर। भाई तुम बताओ कि बताने वाले ने तुम्हें कौन सी जगह बताई है। घंटे 2 घंटे वहाँ पे देखा और उसके बाद कुछ पता नहीं लगा, तो उसको संतुष्टि हो जाती है कि पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारा काम कर रही है। जब इन दोनों को कुछ नहीं पता लगा तो इन्होंने चौथे दिन फिर फ़ोन किया कि तुमने बहुत बुरा किया है, तुम पुलिस में चले गए, तुम्हारे यहाँ पुलिस आई थी, बंद कमरे में तुमने पुलिस को क्या क्या बताया, हमें सब पता है, हम हर जगह हैं और अब तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। शकील रोया, गिड़गिड़ाया बहुत। उसने कहा नहीं साहब आप कुछ मत करिए, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया है, हमें हमारे बच्चे को आप दे दीजिए। बात उसने अपनी तरफ से 50,000 तक की कि हम 50,000 रुपये तक दे पाएंगे, हम 5 लाख रियाल नहीं दे पाएंगे। अपने आप को मुख्तार शेख कहने वाले उस आदमी ने कहा कि तुम जानते नहीं मेरा कितना बड़ा गैंग है और तुम किस गैंग से पंगा ले रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी माली हालत के बारे में सब पता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम दुबई से बहुत पैसा कमा के आए हो। इस तरह की बातें कि थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन कट गया। चूँकि ये फ़ोन पैरेलल पे लगा हुआ था, फ़ौरन दौड़ के हमारी जो सर्विलांस की यूनिट थी, एसओजी उस समय कहते थे, उन लोगों ने जाके वहाँ नंबर निकलवाया तो एक मोबाइल फ़ोन से ये फ़ोन किया गया था। एसआर कंपनी का ये मोबाइल फ़ोन था, उससे ये फ़ोन किया गया था। उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई तो ये पता लगा कि 2 साल पहले ख़रीदा गया था और जब ख़रीदा गया था उसके 10-15 दिन के भीतर ही इससे कुछ कॉल हुई थी, उसके बाद इस बीच में इससे कोई कॉल नहीं हुई है। सिर्फ यही कॉल हुई है जो शकील के लैंडलाइन नंबर पर की गई थी। उसमें जो पुरानी कॉल्स थीं उसमें एक नंबर मुंबई का था, उस नंबर पर फ़ोन मिलाया गया, एक महिला ने उठाया और उससे कहा गया कि भाई ये जो वो है नंबर है ये किसका नंबर है। तो उनका एक मेरा भतीजा रहता है आलमबाग में, गढ़ी कनौरा में, ये उसका नंबर है, मेरा भतीजा है जो वहीं रहता है। नाम भी उन्होंने बताया कि सलीम उसका नाम है। इन लोगों को अंदाज़ लग गया था कि जैसा लग रहा था कि कोई आसपास का ही होगा, वही निकला और काम हमारा आसान हो गया। एहतशाम को भी एक बार लाया गया, 2 दिन तक उससे पूछताछ हुई। लाया गया करीबन आसपास के 50-60 लोगों से पूछताछ हुई थी, कुछ सख्ती भी की गई लेकिन उस समय कुछ पता नहीं लगा था। और एहतशाम को जब ले आए थे तो अकरम को जब ले आए थे तो एहतशाम ने पुलिस पे उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अखबारों वालों के यहाँ गया था कि साहब बहुत पुलिस परेशान कर रही है। चूँकि इन्हीं 4 लोगों को पता था, उनको लगा कि अगर अकरम से पुलिस ने कुछ उगलवा लिया तो हम सारे लोग फंसेंगे। तो सारे सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ डीजी ऑफिस जाके सब जगह ये शिकायत करना, साहब देखिए बेवजह पुलिस परेशान कर रही है, हम लोग तो पुलिस का साथ दे रहे हैं, हम लोग पुलिस के साथ साथ घूम रहे हैं, पुलिस जो सूचना मांग रही है हम सूचना दौड़ के ला के देते हैं, फिर भी हमारे लोगों को, हम ही लोगों को पुलिस, हम ही लोग पीड़ित पक्ष हैं, हम ही को पुलिस उठा उठा के मार रही है। खैर जब नंबर पता लग गया उस महिला ने, मुंबई की उस महिला ने बता दिया, तो फिर सलीम और साथ में एहतशाम को पुलिस ले आई, अकरम को भी पुलिस ले आई। सस्टेन्ड इंट्रोगेशन शुरू हुआ।
पहले वो एक दूसरे पे टालते रहे। काफ़ी सख्ती के बाद सलीम दूसरे दिन दोपहर बाद टूट गया। सबसे पहले उससे पूछा गया वो लड़का है कहाँ। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि हम साहब उसको टंकी के भीतर लेके गए थे, कैसे कैसे उसको सुंघाया गया, वहाँ लेके गए तो वो लड़का मरा हुआ मिला और उसे गाड़ दिया गया। सलीम के घर के पास जिस जगह बच्चे का गाड़ा होना बताया गया था, ये बात थी 10 अक्टूबर 2000 की, यानी 21 सितंबर को बच्चा किडनैप हुआ था और 20 दिन तक प्रयास करने के बाद 10 अक्टूबर को हम ये पता लगा पाए कि एक्चुअल में घटना हुई क्या थी। गड्ढे की खुदाई शुरू हुई, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, धीरे धीरे कोई 4000 5000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसमें गढ़ी कनौरा का वो पूरा मोहल्ला था जिस मोहल्ले की नबील की माँ रहने वाली थी, नबील के नाना अयूब, मामा कयूम, ये सारे लोग आ गए, बाकी लोग भी आ गए। तब तक लोगों को पता लग गया था कि मोहल्ले के ही इन लोगों की करामात है। 2.5 फीट गड्ढा खोदने के बाद सड़ी गली लाश नबील की निकाली गई। कपड़ा वही उसके शरीर पर जो गुमशुदगी में उनके फादर शकील ने लिखवाया था, नीले रंग की पैंट, सफ़ेद काली चेकदार शर्ट। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ ये चाहती थी कि यहीं पर सलीम और अकरम को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। वहाँ से इनको ले जाया गया आलमबाग थाने पर। बाकी चीज़ें पूछी गईं तो उम्मीद अली इसमें अरेस्ट हुआ 10 तारीख को ही, क्योंकि उसे पूरी घटना का पता था। एहतशाम इसमें अरेस्ट हुआ क्योंकि वो उसी के यहाँ घर पे बैठ के दोनों बार, एक बार उसके घर पे बैठ के मोबाइल से और एक बार उसके सामने के पीसीओ से, जिसमें एहतशाम भी मौजूद था, रैंसम की कॉल की गई थी। अकरम और सलीम उसको, अकरम ने सुंघाया था और सलीम उसको टंकी में भर के ले गया था। चार्जशीट लगी, कोर्ट में मुकदमा चला। सलीम और अकरम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उम्मीद अली और एहतशाम, इन दोनों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सलीम ने जेल में एक गैंग बना लिया। बार बार वो गवाही न देने का दबाव बना रहा था नबील के घर वालों पे। जेल के भीतर से ही जब भी वो पेशी पर आता था तब वो इस तरह की शरारत करता था, तब इस तरह की धमकी देता था। और भी तमाम उसने एक गैंग बना के लोगों से वहाँ नए कैदियों को परेशान करना, इस तरह की बातें जब आने लगी तो उसके बाद वहाँ उसे बनारस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बनारस जेल में भी 13 मई 2013 को इसने पेट में गंभीर दर्द होने का बहाना बनाया। जेल के हॉस्पिटल से इसका चेकअप हुआ। जेल के डॉक्टर ने पहले तो ये कहा कि नहीं, ये सामान्य बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इसने बहुत ड्रामा किया तो वहाँ दीनदयाल चिकित्सालय वाराणसी में इसको एडमिट करा दिया गया। 2 दिन तक ये वहाँ दीनदयाल चिकित्सालय वाराणसी में रहा और उसके बाद एक दिन रात में अपने कुछ दोस्तों की मदद से वहाँ से फ़रार हो गया। आज की तारीख में सलीम पर 50,000 का इनाम उत्तर प्रदेश शासन का है। ये फ़रार है और अब तक पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई है। सलीम के बारे में और पता करने के लिए
सलीम के बाकी तीनों साथियों उम्मीद अली, एहतशाम और अकरम, इनके रिश्तेदारों, इनके वकीलों, इनकी ज़मानत लेने वाले लोगों से बहुत गहन पूछताछ कई बार हुई, लेकिन अभी तक सलीम का पता नहीं लगा है। नबील के घर वाले आज भी भयभीत रहते हैं कि ये बाहर है, ये और अपील में इसके मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में भी और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी। एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं है। उनको ये डर है कि ये अपनी बचत के लिए या अपने आप को बचाने के लिए ये मुकदमे में जिन जिन लोगों की गवाही हुई है उनके साथ कुछ गलत कर सकता है, और इसी वजह से उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इस घटना के बाद से जो आई ओपनर था पुलिस के लिए कि बच्चे को, अपहृत को मारने के बाद भी पैसे की लालच में अपहरणकर्ता ये कोशिश करते रहे कि हमें पैसा मिल जाए। इसका पता लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो बात की बात है कि हमारे तक पुलिस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर इसका पैसा मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। और घर वालों के साथ घूमते रहे। जब पुलिस वहाँ पूछताछ करने के लिए जाती थी, ये दोनों, कम से कम अकरम और ये दोनों वहाँ मौजूद रहते थे, साए की तरह साथ रहते थे। पुलिस जितनी बार भी गई है घर वालों से और कोई सूचना लेने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए, घर वालों से अपडेट लेने के लिए, घर वालों से किसी रिश्तेदारी के बारे में पूछने के लिए, घर वालों से पुरानी किसी रंजिश याद करने को कहा गया कि आपके परिवार से, ससुराल के पक्ष से कोई कभी किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसकी जानकारी के लिए ये अपहरणकर्ता आसपास मिले। आलमबाग में सड़क जाम भी किया गया, धरना भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, और सबसे पहले पुलिस को गाली देने वालों में यही अपहरणकर्ता थे। घर वालों का इतना यकीन इन पे था कि जब इन्हें उठा के लाया गया पूछताछ के लिए, जब इनसे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की गई, तब यही कहा गया कि साहब ये तो घर के लोग हैं, हम ही पीड़ित हैं और हम ही को परेशान किया जा रहा है। पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, पुलिस परेशान हो गई, लेकिन बाद में यही असली अपहरणकर्ता निकले। तो ये देखने की बात है कि जब, और बार बार पुलिस कह रही थी कि ये घर जानने वाले, आसपास मोहल्ला पड़ोसी, ये कोई इतना बड़ा गैंग नहीं हो सकता, क्योंकि बात ये चाहे जितनी बड़ी कर रहे हों उनके ससुराल वाले शकील मियाँ के कि इतना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाया, लेकिन पुलिस ने 2-3 दिन में ही जांच से पता कर लिया था कि कहीं पैसे रुपए की कोई बात नहीं है इसमें। बहुत पैसा इस आदमी के पास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेल ऑफ है, घर में टेलीफोन लगवा लिया है, गाड़ी है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि 10-20 लाख रुपए ये दे सके। और जब पुलिस ने कोशिश की होगी कि भाई आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए, तो घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, सबने रजिस्ट किया और बाद में उसकी खून के प्यासे हो गए। तो ये ध्यान देना होगा सबको, ये घटना किसी के साथ हो सकती है कि आप अगर पुलिस को किसी पे संदेह है तो ज़रूर उस संदेह का निवारण होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस में लेके उस संदेह का निवारण होना चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी को आउटराइटली ये कह देना कि नहीं साहब ये तो मोहल्ले का है, ये तो रिश्तेदार है, ये तो हमारा है, ये तुम्हारा, ये ऐसा नहीं कर सकता, इसे पैसे की क्या ज़रूरत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस घटना का 2000 में बहुत हल्ला मचा। बच्चा छोटा है, जैसा मैं पहले के एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि छोटे बच्चे के साथ पेरेंट्स की तो जो आत्मीयता होती है वो अनपैरेलल है, उसका कोई दूसरी बात उसमें नहीं हो सकती है। लेकिन छोटे बच्चे के साथ पूरा मोहल्ला, पड़ोसी, कम्युनिटी, ये सब इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सबके पास बच्चे हैं, और फिर वो सब उसे अपने पे लेने लगते हैं कि अरे आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। तो कानून व्यवस्था की एक बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई थी। हमारी सर्विलांस की टीम ने, सब लोगों ने अथक प्रयास करके, उस समय सर्विलांस की टेक्निक शुरू हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 99 में मोबाइल फ़ोन सेवा शुरू हुई थी। 2001 तक
इसका नेटवर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, ईस्टर्न यूपी में भी और लखनऊ में भी। और 2002 के आगे हम लोगों को एडवांस टेक्निक्स जो सर्विलांस की हैं वो भी धीरे धीरे हम लोगों ने अपनानी शुरू कर दी थी। कल एक और गंभीर घटना के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।